हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि हमने आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए 40 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी। क्या 40 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी? ठीक है। जो हमारा 25 डेज का प्लान था, लेकिन अब हम इसे एक्सटेंड करके तब तक रखेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। जिसमें हम 22 डेज कंप्लीट कर चुके थे, तो आज अपना बोल सकते हैं 23 डेज वाला पार्ट है। ठीक है। अब तो डेज कंटिन्यूटी टूट चुकी है, तो बस लेकिन अब ये डे उसका नेमिंग कर दिए तो यही रहेगा। ठीक। तो जो दोस्त नए हैं वो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ेस डिज़ाइन की गई हैं। अच्छे लेवल की क्विज़ेस हैं जिनके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अ, आप क्विज़ेस भी दे सकते हैं। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आप अपने आज के लेक्चर को। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो के मूल समान हैं हों तो के की वैल्यू बतानी। ठीक है। मूल मतलब रूट्स, रूट्स इक्वल हैं तो के की वैल्यू बतानी। देखो कंडीशन क्या है इक्वल्स के लिए, इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, डी आपका जीरो बराबर होना चाहिए। ठीक। डी आपका जीरो बराबर, डी क्या होता है दोस्तों, डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये बराबर होना चाहिए जीरो पे। बी और ये सी क्या होते हैं, ये देखो किसी भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये आपकी एक द्विघात समीकरण होती है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, एक्स का गुणांक बी कहलाता है और ये कांस्टेंट टर्म सी कहलाती है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स क्या है के का स्क्वायर। ठीक है। माइनस फोर, एक्स स्क्वायर का गुणांक वन है, मतलब कुछ नहीं तो वन, और सी की वैल्यू के इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो यहाँ से के कॉमन लिया तो के माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू जीरो आई और के की वैल्यू यहाँ से फोर आई, तो कौन सा ऑप्शन सही, फोर। ठीक है। जीरो होता तो वो भी ठीक ही था। समीकरण युग्म टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन और फोर एक्स प्लस के वाई इक्वल टू फोर्टीन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो के की वैल्यू बताइए। ठीक है, ऐसे समझते हैं। देखो आपकी लाइन L1 पहले ये समझ लीजिए प्रॉपर अच्छे वे में। लाइन L1 है आपकी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, यह आपकी पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन होती है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक। आइए अब कंडीशन समझते हैं, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कब यूनिक सॉल्यूशन होंगे, तो ग्राफ के बेसिस पे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। ये आपके तीन ग्राफ बनाते हैं, तीनों ग्राफ के तीनों सॉल्यूशन। ठीक। देखो हमारी L1 इस टाइप से निकल जाए और L2 कुछ इस टाइप से, तो इस केस में आपको ये यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया, तो इट मीन्स यहाँ पर सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट करता है और यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। आप समझिए ये और ये लाइंस पैरेलल हैं, क्या कभी ये मीट करेंगी? जब मीट करेंगी नहीं तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ठीक है। जब मीट ये करेंगी, ये लाइंस मीट करेंगी नहीं तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। ठीक है। लाइंस को ऐसे बनाते हैं। ठीक। ये लाइंस मीट करेंगे नहीं तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, तो यहाँ हो गया नो सॉल्यूशन। अब एक लाइन ध्यान से देखना, ये है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन दोस्तों इसी के ऊपर है, कोइंसाइड करी हुई है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक, इस टाइप से L1 भी यही है, L2 भी यही है, समझ रहे हैं आप? L1 भी यही है, L2 भी यही है। तो इस केसेस में आपको हर पॉइंट पे सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो ये वाला केस होता है। अब इनको गणितीय रूप में लिख देते हैं, मतलब फार्मूला के रूप में कैसे आप निकालेंगे, तो देखो वो है तरीका, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेंगे, जब आप A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक। अगर बराबर हो गए तो आगे बताएंगे क्या होगा। और नो सॉल्यूशन का केस ये है, ये वाला नो सॉल्यूशन का केस है। ठीक है। इसमें क्या होगा, A1 अपॉन A2 बराबर होगा आपका B1 अपॉन B2, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 अपॉन C2 के। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है दोस्तों, A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के और बराबर होगा C1 अपॉन C2 के। यहाँ पर बराबर हो भी सकता है C1 अपॉन C2 के या नहीं भी हो सकता है, कोई उसमें मैंडेटरी वाली बात नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो नहीं लगा दे रहे। ठीक, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो समझ गया ना।
इसमें A1/A2 का और बराबर होगा B1/B2 और बराबर होगा C1/C2 के, तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाए। हमसे क्या पूछा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो हम ये वाली कंडीशंस को लगाएंगे। ठीक, हम अपनी इक्वेशन में से A1 A2 और C1, ठीक है, की वैल्यू निकालेंगे, A2 B2 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो उस वैल्यू को यहाँ रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, यहाँ 2 है, ये 4 है। इट मीन्स आपकी जो इक्वेशन ये वाली लिखी है, इसमें 2 से बस मल्टीप्लाई तो की गई है, इसमें अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। तो एक्स में भी मल्टीप्लाई की गई है और ये कांस्टेंट टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, तो वाई का कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होगा। 3 का यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 यानी 6 आना चाहिए, के की वैल्यू 6। ठीक है, आप इस वजह से लॉन्ग मतलब ये रख के भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, समझ में आना ये चीज़ जरूरी है, ये याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। ओके, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर देता है और फिर उसके बाद 10% की छूट भी देता है। तो पूछ रहे हैं प्रॉफिट कितना कमा रहा है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो जब प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना हो, मतलब वैल्यूज़ में नहीं निकालना होता है, तो हम उसे जहाँ रेशियो वगैरह आ जाता है, यानी परसेंटेज में कुछ आ जाता है, तो हम वहाँ क्रय मूल्य को सीपी को 100 मान के, मतलब इजीनेस बनाने के लिए सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को इस तरीके से। वरना एक्स तो मान ही लीजिए, एक्स तो आपका सदाबहार मानने वाली चीज़ है। ठीक है, तो सीपी आपने 100 माना, सीपी 100 माना, तो पहले तो ये बताइए अंकित कर देता है, यानी मार्केट प्राइस बताइए। अंकित उसने जो कर दिया, जो मान लो कोई वस्तु थी उस पर जो प्राइस अंकित कर दिया वो बताइए। तो हमने 100 माना है, 100 तो रहेगा ही रहेगा, उसने बढ़ा के अंकित किया, यानी 25% अधिक अंकित किया है, तो 100 का 25%, तो इट मीन्स 100 प्लस इसका 100 का 25% 25 भी आता है। करके देख लीजिए, 25/100, 100 से 100 कट जाएगा, 25 बचेगा। ओके, तो ये 125 रुपीज़ आ गया। मार्केट प्राइस आपकी 125 आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, मार्केट प्राइस पर 10% की छूट देता है और बेच देता है। 10% की छूट देता है, एमआरपी पे आपको छूट मिल जाती है ना। तो उसी प्रकार से क्या एमआरपी जो होती है वही कॉस्ट प्राइस होती है? नहीं होती ना, जो एमआरपी होती है वो कॉस्ट प्राइस नहीं होती। तो लेकिन एमआरपी पे हमें कभी कभी छूट मिल जाती है, तो वही छूट यहाँ मिल रही है। तो हमारा बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो गया, यानी विक्रय मूल्य उसने क्या किया, उसने किया मार्केट प्राइस जो है उसमें से कुछ घटा दिया। क्या घटा दिया? जितनी छूट दी थी, छूट किस पे देगा? एमआरपी पे ही देगा, यानी मार्केट प्राइस पे उसने छूट दे दी। कितनी? 10% की। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट प्राइस कितना है? 125 है, और उसने 125 पर ही 10% की छूट दे दी है। इसका 10% आप निकालेंगे तो आएगा 10/100 करेंगे तो देखो 12.5 आएगा। इधर कर लीजिए, 125 का 10%, ये देखो 0 से 0 कटा और ये 0 काटोगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक, समझ गए ना, इस प्रकार से। तो 12.5 आया। ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया 112.5। ठीक है, 25 में से 12.5 उड़ाओ तो 12.5 बचेगा। तो आपका ये सेलिंग प्राइस आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो ईजी हो गया, प्रॉफिट हमें पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना था? 112.5 माइनस सेलिंग और कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। ठीक, तो कितना आ गया? 12.5 आपका प्रॉफिट आया, ये आपका प्रॉफिट आया। अब हमें चाहिए परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, यही तो होता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट हमारा 12.5 आया, कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मानी है? 100, तो 100 और इंटू 100, तो 100 से 100 कटा तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट आ गया 12.5%। ठीक, परसेंट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाए। कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में? चलिए, कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाता है, ब्याज दर बताइए। तो देखो कोई धन हमारा पी था, ठीक है, पी कोई धन था, साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में, यानी कि टाइम हमारा 8 वर्ष है, दोगुना हो जाता है। दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाने का मतलब ए जो है हमारा वो शुरुआत में धन हमारे पास पी था, दोगुना होने का मतलब है 2p हो गया। ओके, पूछ रहे हैं दर बताइए, यानी आर की वैल्यू बताइए। हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो एस आई का फार्मूला होता है, उसमें एस आई होता है ना कि ए होता है। तो पहले तो एस आई निकालो। एस आई कैसे निकालते हैं? ए माइनस पी से। ए कितना दिया है? 2p, और पी कितना है, यानी मूलधन कितना है? पी है, पी माना हमने। ठीक है, यहाँ लिख दो मूलधन इक्वल टू पी। तो एस आई कितना आ गया? पी। हमारा एस आई जो था हमने, यानी कि ब्याज कमाया है 8 सालों में मूलधन के बराबर। ठीक है, अब लगाओ
एसआई का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, यही तो होता है। पी की वैल्यू तो एसआई की वैल्यू भी पी है, पी की तो ऑफकोर्स पी है, आर की हमें निकालनी है, टी की वैल्यू 8 दी है और ये 100, ठीक है, पी से पी कैंसिल आउट। ओके, तो देखो आर की वैल्यू हमें चाहिए, ये 100 इधर जाएगा, ऐसे समझ लीजिए, बहुत ध्यान से देखना, ये 100 इधर आया बराबर आर इंटू 8, तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 100 अपू डिवाइडेड बाई 8। तो अब देखो 25, 4 दूनी 8 और 4 से इसे काटोगे तो 25 आएगा, काटोगे तो 25 आएगा। ओके, और 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा आर की वैल्यू 12.5%, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं, नेक्स्ट करें। साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो सेक थीटा, ये क्वेश्चन आप करिए, क्योंकि त्रिकोण त्रिकोणमिति की वीडियो हम आपको दे चुके हैं, उसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से बताया गया है। आप इसे दो मेथड से कर सकते हैं, एक बेसिक है कि साइन थीटा आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है, इससे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस से मतलब ट्रायंगल बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तीसरी साइड की वैल्यू निकालेंगे, फिर सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा की निकालेंगे, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका एक और भी है, वो ये है कि आपको मैं बोला हूँ कि आपके पास हैं सर्वक्षमताएं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनका यूज कीजिए। सेक और टेन में रिलेशन होता है, होता है नहीं। अब देखो सेक माइनस टेन है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपको आंसर वहाँ से भी थोड़ा इजी वे में मिल जाएगा, ठीक है। करिए आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए, ठीक है। 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर 12 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, ऐसा कुछ है। 15 मीटर लंबी सीढ़ी है आपकी, ये इधर दीवार है, ये 12 मीटर तक ही पहुंचती है। सीढ़ी का पाद से कितनी, मतलब यहाँ से ये दूरी कितनी है, यानी ये एक्स मान लो, ये बतानी है। क्या है इस क्वेश्चन में, बस ये दूरी एक्स बतानी है, 15 12 एक्स। इस क्वेश्चन में कुछ है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। एक्स वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। कर्ण का स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ओके। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। जैसे आप इसे कट करेंगे तो 1 आया और दोनों, ठीक है, 81, तो ये 9, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपकी 9 मीटर आ गई। चलिए, ट्रायंगल एबीसी में डी ई पैरेलल है बीसी के, ट्रायंगल एबीसी बनाओ पहले तो। ओके, ए बी सी, कह रहा है कि डी ई पैरेलल है बीसी के, तो बना दी बीसी के पैरेलल डी ई। एडी की वैल्यू 3 दे रखी है, एडी की वैल्यू 3 दे रखी है, डी बी की वैल्यू उन्होंने 6 दे रखी है, ए ई की वैल्यू 4 दे रखी है, ई सी की वैल्यू बतानी है, यानी ए वैल्यू बतानी है, जो कि हम मान ले रहे हैं एक्स, एक्स बताना, ठीक है। तो देखो थेल्स थ्योरम यही कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा है जो दोनों साइड्स को कट कर रही है, तो वो उनको सेम अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। इट मीन्स ए डी अपॉन ए, ध्यान से देखना है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ए डी अपॉन डी बी। तो जब यहाँ से स्टार्ट की इस साइड के लिए की, तो यहाँ इस साइड के लिए भी इधर से ही स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि सी ई अपॉन ई ए कर दोगे ना, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से इधर भी करोगे। तो देखो ए ई अपॉन ई सी, ओके, ये लिखने का तरीका होता है। दूसरे वे में आप इस समान अनुपात में ये भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, ए बी पूरी साइड ले ली अपॉन ए डी, मतलब पूरी साइड का बटे में ओनली ये समान अनुपात है ना, तो कोई भी ले सकते हैं आप। तो जब पूरी लिए तो इधर भी पूरी लो, ए सी अपॉन ए ई, ठीक है। इस टाइप से जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी हमें वैल्यू दी रखी होगी, हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने समानुपात वाले रूल्स को लगा रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन में क्या बचा, हो जाएगा ना। ए डी की वैल्यू 3, डी बी की वैल्यू 6, ए ई की वैल्यू 4, और हमें ये एक्स कैलकुलेट करना है, 3 दूनी 6, तो एक्स मल्टीप्लाई किया 4 दूनी 8 आ गया, ठीक, सी की वैल्यू 8 आ गई, एक्स की वैल्यू 8। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। तो ये त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपकी 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 7, एच बराबर 10, ठीक।
पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ, ये भी वीडियो हम देख चुके हैं आपको। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, क्या होता है 2πr/h। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लिखने को बोल रहे हैं वो, और आर की वैल्यू 7 है और एच की वैल्यू 10 है। तो 7 से 7 कटा, 400, 22 दूनी 44 होते हैं, और ये 10 की मल्टीप्लाई करो 410 हो जाएगा। सेंटीमीटर में सारी वैल्यू दी हुई है, तो आपका ये क्षेत्रफल स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक, बिंदुओं 2, और माइनस, दोस्तों ये गलत है, मतलब गलत क्या है, -4, ओके, के बीच की दूरी बतानी है, ये आप कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए, एक मिनट। इसमें ये √100 आ रहा है आंसर आपका, और 10। ठीक है, यानी दोनों ऑप्शन ठीक है, करेक्ट करेंगे यही आएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ली उस बेसिस पे बता। 5, 8, 12। ठीक है, माध्यिका बतानी है। माध्यिका बताने के लिए क्या करते हैं, माध्यिका बताने के लिए पहले हमारे पास जो भी डेटा होता है, ठीक है, उनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम यही है, हम असेंडिंग या डिसेंडिंग जो तुम्हें पसंद हो, मतलब हिंदी में आरोही या अवरोही क्रम, उसमें लिख लीजिए हमारे सारी टर्म्स को। देखो देखो, पहले 5 सबसे छोटा है, उसके बाद 6, ठीक है, 7 है नहीं है, 8 है नहीं है, 9 है यस, 10 नहीं है, 11 यस, 12 है, 8 है, तो 8 है, 8 भी लिखो बीच में, 8। ठीक है, 12 है, 12 के बाद 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15। डेटा लिखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो देखो क्या करते हैं, जब आपकी टर्म, नंबर ऑफ टर्म ऑड हो, नंबर ऑफ टर्म ऑड हो, ऑड हो, तो आपका जो माध्यिका होती है, माध्यिका वो होती है n+1/2वां पद। ठीक, ये माध्यिका होती है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 7 है, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 वां पद। ठीक है, तो 7 1 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4वां पद, पद मतलब टर्म, तो 4वां पद, 1 2 3 4, 4वां पद क्या है 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। ठीक, कोई दिक्कत। वहीं अगर एक चीज़ और समझ लीजिए, चलिए हटाओ, लिख देते हैं। अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म इवन हो, क्या हो, इवन हो, तो माध्यिका कैसे लिखेंगे, माध्यिका तो लिखते हैं n/2वां पद प्लस n+1, n/2 + 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपकी माध्यिका निकलने का फार्मूला है जब आपकी नंबर ऑफ टर्म इवन हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाए, आपके पास गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला है आपने, उसके लाल रंग का फेस कार्ड होने की प्रायिकता है, उसके लाल रंग का फेस कार्ड होने की प्रायिकता। देखो पहले तो ये बताओ, लाल रंग के फेस कार्ड आपके गड्डी में होते कितने। ठीक है, फेस कार्ड क्या, जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, यही होते हैं ना, तीन तीन फेस कार्ड होते हैं, और रेड कलर के दो मतलब होते हैं आपके। ठीक, तो 1 2 3 रेड में, मतलब मैं हिंदी में जानता हूँ पान और ईंट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो 1 2 3 और इसके भी 3, यानी टोटल 6 फेस कार्ड हो गए रेड कलर के। तो हमारे अनुकूल परिणाम 6 हैं, और टोटल कितने होते हैं पत्ते, 52। ठीक है, तो ये हमारी प्रायिकता होगी। तो इसे काटोगे 3/26, तो प्रायिकता आपकी आ गई 3/26। ओके, 3⁻x+1 और +3⁻x−1 = 30 का सॉल्यूशन है, मतलब x की वैल्यू बतानी। तो देखो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, हम इस वे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कॉमन लेके भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन लेके करना ही ज़्यादा उचित है, लेकिन अगर आप इसे तोड़ना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखो 3⁻x, ये प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पावर में प्लस है, पावर में प्लस है, इसको अलग लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड या इंटू लगा दो,
ठीक है, एक ही बात, 3^1। देखो गुणा में है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, वही हुआ है, तो हम जुड़ी हुई घातों को अलग कर दिए, गुणा में ले आए, ठीक है, प्लस 3^x। अब देखो ये आएगा 3^-1, ये आएगा 3^-1, तो -1 हमारी कहाँ चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, ठीक है, बराबर 30। तो देखो 3^x इसमें मिल गया, 3^x इसमें मिल गया, कॉमन ले लिया, 3^x कॉमन ले लिए, तो 3^1 की वैल्यू 3 और यहाँ पर भी 1/3, ओके, इक्वल टू 30। सॉल्व करो, 3^x 3 3 3 9 प्लस 1 इक्वल टू 30, ओके, तो 3^x इक्वल टू 30, और ये देखो 10/3 बना ना, 10/3 इट मीन्स 3/10, ओके, तो इधर आ गया 9, 3^x बराबर आ गया 9, तो 9 को लिख सकते हैं हम 3^2। तो यहाँ से देखो क्या हुआ है, 3^x बराबर हो गया 3^2, बेस सेम है तो घात भी सेम होगी, पावर भी सेम, एक्स वैल्यू 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। x² - 5x + 6 के शून्यक अल्फा बीटा हों तो α² + β² का मान है। इसके शून्यक अल्फा बीटा दे रखे हैं इन लोगों ने, तो α² + β² की वैल्यू बता रहे हैं, मतलब ये जो इनके जो शून्यक निकालेंगे वो अल्फा बीटा आएंगे, और फिर α² + β² की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वो मेथड भी अच्छा है। आप इस बहुपद को सॉल्व कीजिए, शून्यक मिलेंगे, वो अल्फा बीटा होंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अपने पास शॉर्ट कुछ करने का है, हम इस बहुपद में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जानते हैं, कैसे निकालेंगे, -b/a, तो -5 मतलब माइनस ये है और माइनस बी की वैल्यू -5 है अपॉन 1, ठीक है, तो यानी 5 आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू हम जानते हैं, इसमें निकाल लेंगे, c/a होती है ना, c/a, c की वैल्यू 6, ठीक है, अपॉन 1 मतलब 6 ही, ओके। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, तो α² + β² की वैल्यू किसी में निकालेंगे, अल्फा प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, जो कि आएगा α² + β² प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये फार्मूला जानते हैं, इसमें वैल्यू रखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आई, इसका स्क्वायर करेंगे 5², α² + β² की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक, और प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, तो इसकी की वैल्यू चाहिए, और इसे इधर ले आते हैं, 25 - 6 2 12, ठीक है, तो α² + β² की वैल्यू आ गई 25 - 12 यानी कि 13, ये आएगी 13 के इक्वल, 13, ठीक, 13, समझ गए ना। आप रूट से निकाल कर भी सॉल्व कर सकते थे, इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते थे। ए और बी किसी कार्य को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं, समझ रहे हैं, ए और बी किसी कार्य को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं, 4 दिन साथ काम करने के बाद ए चला जाता है, बी अकेला कितने दिन में काम पूरा करता है। तो इन क्वेश्चन में पहले तो हमें काम कितना है ये कैलकुलेट करना होगा। चलो ए कितने दिन में कर रहा है, देखो दोस्तों, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है हमारा 18 दिन में, ओके, तो हम टोटल वर्क जो निकालते हैं वो ये मान लेते हैं कि इनका एलसीएम होगा। आप वर्क मान कुछ भी सकते हैं, देखो ध्यान रखो, वर्क एक्स मान लो, वर्क कुछ भी मान लो, हमें बस हमारा इन क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें एक डाटा की जरूरत होती है। हम ये जानना चाह रहे होते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, कितने यूनिट काम करेगा, एक व्यक्ति एक दिन में, मतलब हम उसकी इफिशियंसी निकालना चाहते हैं यूनिट पर डे में, मतलब वर्क की यूनिट मतलब जूल मान लो, तो हम जूल पर डे में उसका काम निकालना चाहते हैं, समझ रहे हैं, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा। इन क्वेश्चन में हमारा पहला मोटिव ही यही है कि हम ये पता लगाएं कि कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, उसके लिए हमें वर्क मानना पड़ता है। अब बताओ, वर्क हम वो मानेंगे ना जो हमारे इन जो डेज में वो कंप्लीट कर रहा है इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इसीलिए पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या मानेंगे, हम नहीं चाह रहे किसी चीज़ की कैलकुलेशन को ये मत बड़ा करना, तो इन दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या वही तो होगी, यानी कि इनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, तो इसीलिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। ऐसा समझ कि वर्क निकालने के लिए उसे टोटल वर्क क्यों मान लिया, एलसीएम क्यों ले लिया, इस प्रकार की आपके मन में डाउट रहता है तो आप समझ जाइए। तो 12 और 18 का एलसीएम आता है आपका 36। 36 हमने इसे एज्यूम किया है, ऐसा नहीं कि टोटल वर्क हमने माना, ये माना टोटल, ठीक है, ये 36 हमारा टोटल वर्क है, 36 यूनिट काम है हमारे पास, सही है। तो अब ए जो है वो 12 दिन में इस 36 यूनिट को कंप्लीट कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा, कोई व्यक्ति ए है जो 12 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 36/12 यानी कि 3 यूनिट
पर डे, ध्यान से देखना 3 यूनिट पर डे लिख रहा हूँ, ये क्या आ गई इसकी इफिशियंसी, एक एक कार्य करने की क्षमता, 3 यूनिट काम कर पाएगा ये एक दिन में, तभी तो 12 दिन में कंप्लीट कर देता है ना 36 यूनिट काम। अब ये बताओ ये 36/18 इसकी यूनिट एफिशिएंसी निकल आएगी कितनी, 2 यूनिट पर डे। ये थोड़ा तेज है, ये थोड़ा धीमा है, वो तीन यूनिट काम कर पा रहा है, ये 2 यूनिट काम कर पा रहा है। ठीक है, आप समझिए, समझ गए ना प्रॉपर कि एक दिन की इसका काम आ गया, ये एक दिन का इसका काम आ गया, बस इतना ही था। अब कह रहे हैं 4 दिन साथ में काम करते हैं, तो 4 दिन साथ में काम करते हैं ए और बी, यानी ए और बी इनकी इफिशियंसी 4 दिन। ए, अभी बताओ ए ने कितना काम किया एक दिन में, 3, बी ने कितना किया 2, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 3 2 5 20, बस इतना ही था। ठीक है, ए प्लस बी 4 दिन में ए प्लस बी काम किया इन लोगों ने। ठीक, अब प्लस ये तो इतना काम कर लिया। अब क्या हो रहा है, शेष कार्य मतलब इसके बाद ए चला जाता है, एक वो बीमार हो गया, शेष कार्य बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो हम मान ले रहे कुछ ना कुछ तो काम बचा होगा हमारे पास, शेष कार्य जो है वो भी एक्स दिन में कंप्लीट कर देगा। कितने दिन में, एक्स। कौन करेगा, कौन करेगा, ए है नहीं, कौन कर रहा है, बी कर रहा है, साहब बी कर रहा है, तो बी का एक्स दिन का काम इतना हो गया। अब बताओ ये टोटल वो काम कर गया ए के साथ मिलकर, ए बी दोनों ने किया, ये जो बचा हुआ था पूरा हो गया, तो ये इन दोनों को कार्य को जोड़ोगे तो वही तो मिल जाएगा जो हमारा टोटल वर्क था। समझ गए ना, तो अब बस वैल्यू रखनी है। ए कितना दिन काम कर रहा है एक दिन में, 3, बी कितना कर रहा है 2, प्लस एक्स, बी कितना कर रहा है 2, बराबर 36। 3 2 5 और 5 चौके 20, 20 इधर आ जाएगा, 2x बराबर 36 माइनस 20। ओके, और यहाँ से जब इसे कट करोगे तो 16। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 8, तो 8 दिन में वो कंप्लीट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो 8 दिन। समझ आए, इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमारा पहला मोटिव यही है कि हम टोटल वर्क कैलकुलेट कर लें। कॉस 430, नहीं ये है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। कॉस टू द पावर 4 30 डिग्री एंड माइनस साइन टू द पावर 4 30 डिग्री का मान बताना है। ठीक है, तो देखो ये इसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले रहे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस कॉज स्क्वायर 30 का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत, इधर साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो क्या करेंगे ए प्लस बी, यानी कि कॉज स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, यानी ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी यानी कि कॉज स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, बस हो गया। तो कॉज स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 तो आपका 1 होता है। ठीक, ये 1 होता है। कॉज स्क्वायर 30 यहाँ वैल्यू रखकर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू ही रख ले रहे हैं, वरना ये कॉस 2a का फार्मूला होता है दोस्तों, कॉस 2a का फार्मूला होता है, 2 थीटा का फार्मूला होता है, कॉस 2a का फार्मूला होता है, तो कॉस थीटा की जगह क्या है 30, 2 इंटू 30 यानी कॉस 60, कॉस 60 वैल्यू हाफ। समझ गए, तो इसका आंसर हाफ तो आ गया, अगर आपको वो फार्मूला आता होगा, नहीं आता कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी थोड़ी ज़रूरी तो है लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम यहाँ पर वैल्यू रखकर क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2, इसका करना है हमने स्क्वायर। ठीक, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, इसका भी हमने करना है स्क्वायर। ओके, 3 3 9/4 माइनस 1/4। ओके, तो 4 और 9 माइनस 1 यानी 8 डिवाइडेड बाई 4। हाँ सही कर रहे हैं क्या, 4 2 कैसे आ सकता है, ओ 1 मिस्टेक्स, ये दोस्तों छोटी सी हो गई मिस्टेक, ये सिली मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती हैं। 3 माइनस 1 मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। ओके, इसे हटा दो, आप समझ आ गया ना, हाँ बस इतना ही था। 3 माइनस 1 यानी 2, तो इसका हाफ आ गया, बस वही अभी हमने कॉस 60 से निकाला था वही आ गया, हाफ। हाफ मतलब ऑप्शन नंबर ए। ओके, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण कर्ण 13 और एक भुजा, कोई भी भुजा मान लो 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हमने 5 मानी, तो ये देखो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो देखो हाइट तो हमें पता है, हमने चाहे इसे 5 मान लो तो ये नहीं पता होगी, तो अर्थात हमें एक वैल्यू नहीं पता है, चाहे बेस नहीं पता है चाहे हाइट नहीं पता, ठीक है। तो निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगानी है, कैसे निकालोगे ये वाली भुजा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ओके। तो ये आ गया 144, और ये भी अंडर रूट में चल रहा है, अंडर रूट, तो ये 144 होता है 12 का, यानी ये भुजा आपकी आ गई 12, ठीक। तो बेस कितना आ गया 12, हाइट कितनी है 5, तो 2 छक्के 12 और 6 पंजे 30, और क्या सेंटीमीटर में, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी ना। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 गोले बनाए गए, और तीसरे गोले 3 गोले बनाए गए टोटल, 2 की त्रिज्या ये है, तो तीसरे गोले की त्रिज्या हमने बतानी। ये कुछ बड़ा रहा होगा 3 का, ऐसे 1 2 3 इस टाइप के कुछ बनाए गए हैं गोले, इसको पिघलाकर ये गोले बनाए गए, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या वॉल्यूम सेम रहेगी ना इनकी, इसकी वॉल्यूम इस बड़े वाले गोले की वॉल्यूम इन तीनों की वॉल्यूम्स के योगफल के बराबर होगी। बस वही करेंगे, इसको हम आर मान ले रहा, कैपिटल आर, इसकी R1, इसकी R2, इसकी R3 त्रिज्या, ठीक। तो 4/3 आयतन लिख रहे हैं, आयतन ध्यान रखना, आयतन आर की क्यूब बराबर इसके पहली वाली 4/3, क्या करता हूँ, ओके दोबारा से 4/3 पाई, ओके। तो 4/3 पाई R1 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 की क्यूब, ठीक है। देखो 4/3 कॉमन लोगे, सबसे इधर साइड उधर साइड सब साइड से कट जाएगा, तो R क्यूब R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5, तो इसका स्क्वायर करोगे 1 स्क्वायर नहीं क्यूब करो 1.5 की क्यूब, ओके, प्लस R2 की वैल्यू दे रखी है 2, इसका भी क्यूब करोगे, और R3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, R3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एक चीज़ और दे रखी है हमको, वो हमने ऐसे ही लिख दी, उसकी जगह भी लिख दो, R की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, यानी 3 का भी क्यूब करना, ओके, समझ आया। चलिए 3 का क्यूब आता है 27 दोस्तों, 1.5 यानी 15 का क्यूब आता है 3375, 3375 होता है, ठीक है। इधर ले आएंगे तो 3375, पॉइंट कितने के बाद लगेगा 1 1 1 2 3, यानी 1 2 3, ठीक। -2 की क्यूब होते ही 8, वो भी इधर ले आए, ठीक। तो देखो 27 में से 8 कट किया तो आया दोस्तों 2 की पावर 3, 19 आया, -3.375 इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो इसमें से इसे कट किया तो आया 19 में 316, और वो उधर जाएगा 15.625 R3 की क्यूब, ठीक है। तो देखो 15.625 जो होता है वो 25 की क्यूब होती है, कुछ डेटा ये पता होने चाहिए, ओके। तो ये होता है 25 की क्यूब, तो 2.5 लगा है तो इसकी 2.5 की क्यूब, क्यूब, तो R की वैल्यू आपकी आ गई 2.5, ओके। हमें कैसे पता लगेगा कि सब्जी 2.5 मतलब 25 का क्यूब है, नहीं पता लग रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस में से देख लीजिए, ऑप्शंस में देखेंगे तो देखो ऑप्शन से आप क्यूब करेंगे तो अगर आपको जहाँ 15,625 मिल जाए वही आपको ऑप्शन सही जाए, ओके। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो 2, -5 और -2, 9 से ये -2, 9 है, -2, 9 से समदूर स्थित, ये एक्स एक्सिस है, इस पर कोई पॉइंट पूछ रहा है, यानी x, 0 पूछ रहा है, जो जो 2, -5 से 2, -5 यहाँ पर है कोई पॉइंट, ठीक है, और -2, 9 से -2, 9 से, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट, तो यहाँ से इस पॉइंट की और यहाँ से इस पॉइंट की, यानी ये D1 मान लो और ये D2 मान लो, ये पॉइंट क्या है 2, -5, और ये पॉइंट क्या है -2, 9, D1 और D2 सेम है, D1 और D2 सेम है, डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, इस एक बार यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालेंगे, एक बार इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालेंगे, D1 D2 सेम रखेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो दे रखे हैं इनमें इस टाइप से समझ लीजिए, ये 7, 0 है, -7, 0, ठीक है, ये -7, 0 है, ठीक है, और ये -6, 0 है, समझ गए, इस प्रकार से है, ठीक है, आगे समझ जाएंगे, और ऑप्शन आपको बता देने, ठीक है, यहाँ पर लीजिए लॉग, ये भी गलत लिखा हुआ है, log 232 प्लस log 1 मिनट 3,
log 381 माइनस log 5 125, इसकी वैल्यू बतानी। लॉग लघु गणक की वीडियो हम आपको दे चुके हैं, तो ये क्वेश्चन उसमें कराया भी था और आपसे हो भी जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी टाइप के लॉग के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 2 या 2 से अधिक यानी 3 भी आ सकते हैं, तो इसलिए लॉग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी समाप्ति होती है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की, ओके। आओ फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। एक कण ब्रह्मावस्था से प्रारंभ होकर एक सरल रेखा में, ब्रह्मावस्था का मतलब समझते हैं आप, u बराबर 0, जब प्रारंभ कर रहा है तो उसकी इनिशियल स्पीड 0, सरल रेखा में 2 मीटर पर सेकंड के नियत त्वरण से, यानी a की वैल्यू कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 सेकंड बाद इसका बेग होगा, यानी t बराबर 5 सेकेंड्स बाद, मतलब t बराबर 5, और इसका बेग पूछ रहा है, यानी v2। दोस्तों अभी आज सुबह ही मैंने आपको इस पर वीडियो दी है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, आंसर आ जाएगा, ठीक। और जिन्हें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने इस क्वेश्चंस को कराया। ये क्वेश्चन नहीं था, मतलब ये बताया है कैसे करना होता है, ठीक है। अप्रोच क्या, अब ऐसे अप्रोच वाली बात ही क्या है इसमें, b बराबर u प्लस AT फार्मूला है, बस रखोगे आंसर मिल जाएगा। किसी वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, यदि उस पर 5 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए विपरीत दिशा में लगाया जाए तो उसका अंतिम संवेग होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है। आपने गति का द्वितीय नियम, मतलब ये F बराबर m में पढ़ा है, न्यूटन के गति के नियम में F बराबर m में पढ़ा है, तो ये ड्राइव होता है, मतलब एक्चुअल आप समझिए, एक्चुअली होता है F जो होता है डेल्टा P अपॉन T, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर को फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये एक चीज़ और याद कर लीजिए, इम्पल्स भी होता है, इम्पल्स बराबर होता है F इंटू टी, मतलब बड़े अमाउंट का फोर्स बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगा जा रहा है तो उसे इम्पल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू, ऐसे देखिए एफ इंटू टी कर दिया ना, टी इधर, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी को ये बोलेंगे ना, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एफ टी की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू कितनी है 5, टी की वैल्यू कितनी है 2, चेंज इन मोमेंटम हमारा आ गया 10, चेंज इन मोमेंटम हमारा आ गया 10, ओके। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम को P1 माइनस P2 इक्वल टू 10, P1 माइनस P2, P2 की वैल्यू बतानी है हमें, P1 की हमारे लिए दे रखी है कितनी 10, माइनस P2 इक्वल टू 10। तो देखो 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, तो P2 की वैल्यू आपकी आ गई 0, ठीक, कोई दिक्कत। तो हमारा P2 की वैल्यू आ गई 0, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी, ये फार्मूला आना चाहिए। ये इम्पल्स बताने का मेरा मतलब था, आपके क्वेश्चन में कभी पूछ लेता है कि इम्पल्स की यूनिट क्या होती है, तो आप यहाँ एफ इंटू टी होती है ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन चीज़ ये वाली यूज हो रही है, ठीक है। एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन टी, ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिए इसे। मोमेंटम निकालने का फार्मूला होता है, ये भी होता है पी बराबर एम बी, नो डाउट ये होता है, लेकिन ये भी होता है, ओके। ये चेंज इन मोमेंटम निकालने का फार्मूला होता है, कर लेंगे। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर उठाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य बताइए। एक वस्तु थी 5, मतलब कितने हैं 2 किलोग्राम, ठीक है। 2 किलोग्राम की वस्तु को 5 मीटर ऊपर, 5 मीटर ऊपर उठाया जाता है, वस्तु ये ऊपर उठा, तो हम एक्सेलरेशन क्या है जी, ध्यान रखना ए यहाँ पर जी के बराबर, ओके। तो इट मीन्स यहाँ पर इस वस्तु का फोर्स निकालने के एफ बराबर एम आएगा, एम की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू रखें, जी की वैल्यू कर ए की जगह रखेंगे जी, ठीक है। तो 2 इंटू जी की जगह 10, तो यानी 20 न्यूटन आपका फोर्स आया, 20 न्यूटन का फोर्स आया। अब देखो बल, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, बल इंटू बल की गुणांक विस्थापन, ठीक है। तो एफ इंटू एस, एफ की वैल्यू 20 न्यूटन है, एस की वैल्यू 5 मीटर है, तो 20 पंजे 100, और वर्क की यूनिट जूल होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी की सतह से आर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, आर ऊंचाई पर पृथ्वी की त्रिज्या जो कि आर है, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला आना ही चाहिए, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए कि पृथ्वी की सतह से इतनी हाइट पर क्या होगी, मतलब जी की वैल्यू, तो इसका तो एक फार्मूला होता है, जो होता है जी बराबर जी डैश, नहीं 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 नहीं,
जी डैश यानी कि जो हम जी निकाल रहे हैं वो जी और आर स्क्वायर एंड आर प्लस एच का स्क्वायर। तो एच क्या है? एच ऊंचाई पर जी, ठीक है, ये एच ऊंचाई पर जी, तो मतलब हाइट है, एच जो है हाइट है, ठीक है। तो जी डैश निकालना है, जी निकालना है, जी आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ठीक। एच की वैल्यू क्या देख रहे हैं, कौन सी हाइट में पूछ रहे हैं, एच जो है वो कह रहे हैं आर, आर ऊंचाई पर, तो यानी कि एच वैल्यू आर होगी, तो एच की जगह आर रख देना, यानी आर प्लस आर का स्क्वायर, ओके। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो जी आर स्क्वायर और ये हो गया टू आर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आंसर आर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो जी अपॉन 4 बचा, यानी जी डैश की वैल्यू आ रही है जी अपॉन 4। जी की वैल्यू उन्होंने कहा 10 लीजिए, ठीक है, जी की वैल्यू आप 10 लीजिए, उसका 1/4 कीजिए तो आएगा 2.5, ठीक। तो 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, मान लो पूछ लेता कि पृथ्वी के अंदर जाओ, धरती के अंदर जाओ, डी डेप्थ में जाओ, तब जी की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से ये भी सुन लीजिए। डी गहराई पर, गहराई मतलब डेप्थ, डी गहराई पर जी, ठीक। तो जी डैश से डिनोट करते हैं, मतलब जी तो पृथ्वी पर हो गया, पृथ्वी के सरफेस पर, ठीक है। तो जी डैश को डोनेट करेंगे, ये अलग है, मतलब अलग लिखते हैं, अलग पेन से लिखते हैं, मतलब ये फार्मूला अलग है, ध्यान रखना। जी 1 - डी/r, ठीक है, ये फार्मूला याद कर लेना, दोनों फार्मूले अच्छे। एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है, यदि मूल प्रतिरोध 5 ओम है तो नया प्रतिरोध होगा। इसके लिए फार्मूला लिख लीजिए, आपका नया प्रतिरोध यानी आर डैश बराबर होता है एन स्क्वायर इंटू आर के, यानी पुराने वाले प्रतिरोध। एन क्या है, जितने गुना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है तो एन की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। 3 गुना कर रहे हो, 3 गुना तो एन की वैल्यू आपकी 3 होगी, 4 गुना कर रहा है तो एन की वैल्यू 4, इस टाइप से आपकी ये एन की वैल्यू आती है, ओके। तो हाँ देखो, आर डैश निकालना है, एन की वैल्यू क्या दे रखी है, कितने गुना कर रहे हैं 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो 3 3 9 और 5 यानी 9 × 45 ओम, ओके, ठीक है। इसे और भी मेथड से कर सकते हैं आप, प्रॉपर फार्मूला लगाइए, प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करके दीजिए, वो हमें पुरानी वीडियोज़ में आपको समझाया है, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए। एक विद्युत हीटर पर 220 इसका प्रतिरोध बताना है, ये आप करिए क्योंकि ये बहुत ही ईजी फार्मूला है, एक फार्मूला उससे हो जाएगा। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है बताओ, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड, ओके। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15, ठीक है, 20 सेंटीमीटर तो यहीं कहीं होगी ना, ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, ये लीजिए, ये एफ है भाई, एफ है फोकस दूरी, मतलब आपकी 15 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 डिस्टेंस, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रतिबिंब बताओ, प्रतिबिंब देखो एफ के दूर है और वक्रता केंद्र यानी सी से सी ये 15 है, तो यहाँ ये 13 होगा, 30 होगा, तो एफ और सी के बीच में रखी हुई वस्तु है, एफ और सी के बीच में वस्तु रखी हुई है, तो ये इसका प्रतिबिंब सी से बाहर बनेगा, ठीक है। ये देखो सी से बाहर बनेगा, ये देखिए, ठीक है। तो सी से दूर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। आवर्धित मतलब भी बड़ा होता है, उल्टा भी बनेगा और वास्तविक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। एक 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है, 30 दिनों में खर्च ऊर्जा बतानी, यूनिट में कैलकुलेट करके देनी है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, हो जाएगा ना, कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, चलो कर देते हैं। तो देखो यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें वाट कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। मतलब ये देखिए 100 वाट का बल्ब 10 घंटे 30 दिनों तक जलता है, ठीक है, ये वाट आ गए, 1000 से डिवाइड करोगे किलो वाट आ गए, घंटे आवर में चाहिए होता है, 3 दिनों में हमने घंटे बना ली, ठीक है। हम यहाँ से एनर्जी निकाल लें, तो बस कुछ नहीं, 3 जीरो से 1 2 3 3 जीरो कटे तो आपका 10 यूनिट बिजली खपत होगी, ठीक है, 10 यूनिट। एक चीज़ और याद रख लीजिए, ये बोलते हैं 1 kWh, 1 किलो आवर घंटा, ठीक है, इसे बोलते हैं एक यूनिट को 1 kWh = 1 यूनिट,
और 1 kWh बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। ठीक है, ये थोड़ा सा डेटा है, याद कर लीजिए। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम बताता है। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम आपका बताता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा। 0.5 मोल जल में अणुओं की संख्या है। तो देखो n इक्वल टू एक फार्मूला होता है n अपॉन एन ए। n क्या है? n क्या है? अणुओं की संख्या। ठीक है, और na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ठीक, एक मोल, अब मोल तो इस क्वेश्चन में मोल दिए हैं, इस क्वेश्चन में मोल दिए हैं, लेकिन अगर मोल नहीं देता तो उसका फार्मूला होता है जित वेट देगा वाटर का, जित किसी भी चीज़ का वेट देगा, ठीक है, वेट देगा अपॉन मोलर मॉलिक्यूलर मास, उससे आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ इस फार्मूले से। लेकिन इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू दी है, तो जो कि दी है 0.5 एन, यानी अणु की संख्या पूछ रहा है, एन ए की वैल्यू दे रखी है 6.022 इंटू 10⁻23। तो एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, करके देख लीजिए, यही आएगा। ओके। परमाणु क्रमांक 13 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्ष में 2 आएंगे, दूसरे कक्ष में 8 आएंगे। अब देख लो तीसरे कक्ष में 8 2 10 यानी 3 बचे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 8 3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक और सहसंयोजक, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध रखता है? NaCl आपका आयनिक रखता है ओनली, CH4 सहसंयोजक रखता है, H2O आपका सहसंयोजक रखता है, तो यही बचा। तो NH4Cl आपका आयनिक और सहसंयोजक दोनों बन सकता है। कैसे रखता है, आइए इस बात को समझते हैं। देखो ये देखो NH4, N के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 1 2 3 4 5। इसने हाइड्रोजन के साथ, ये देखिए हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बॉन्ड बनाया, तो बन गया NH4। क्या बन गया? NH4। लेकिन NH4 बना, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा रह गया। सहसंयोजक बंद बन चुके हैं यहाँ पर, इसने अपना एक शेयर किया, साझा किया, सहसंयोजक बॉन्ड बन गया, NH4 हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। तो NH4 अब क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को आयनिक बॉन्ड बना के दान कर देगा, यानी NH4 प्लस हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, यानी दान कर दिया। किसको दान किया? Cl को किया। Cl को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो उसने ले लिया, तो इस प्रकार से बना NH4Cl। तो यह इस केस में आयनिक हो गया, और ये N जो H से जुड़ा है वो सहसंयोजक हो गया, दोनों बॉन्ड मिल गए। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है, CaCO3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 50 ml 0.1 मोलर NaOH को पूर्ण उदासीन करने के लिए 0.2 मोलर HCl का आवश्यक आयतन है। देखो ये जो आपका है क्षार है, ये आपका अम्ल है, तो कह रहे हैं इस क्षार को उदासीन करने के लिए कितने अम्ल की आवश्यकता होगी, कितने लीटर अम्ल की आवश्यकता। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। M1B1 इस वाले के लिए, और M2B2। वैसे ये करते कैसे हैं ये पता है आपको? इसकी इक्वेशन से लिखी जाती है, जब आप 11th में जाएंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे। क्या होता है, मोलों की संख्या दोनों साइड बराबर करनी होती है। ठीक है, मतलब कितने मोल्स आपने इसके लिए, कितने मोल्स आपने इसके लिए उदासीन करने के लिए, तो बस वही है। क्योंकि मोल बराबर हम जानते ही हैं, ये मोलारिटी बराबर हम जानते हैं N/V होता है। देखो मोल समान होंगे तो इसलिए एम भी आ गया ना। तो आपने कुछ नहीं करना, M1B1 याद करना है, और तो 11th में सीख जाएंगे। ओके, 11th में क्या, अब जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप पॉलीटेक्निक में आके, तो वहाँ सिखाया जाएगा। ओके, M1 की वैल्यू कितनी दे रखी? 0.1, और B1 की वैल्यू कितनी दे रखी? 50 ml। ओके, M2 की वैल्यू कितनी है? 0.2, और B2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो 0.1 इंटू 50 डिवाइड बाई 0.2, इससे ये काटोगे तो, और इससे काटोगे तो 25। तो B2 की वैल्यू आपकी आ गई 25, एक इसमें था ml में था, तो ये भी ml में ही आई। ओके, 25 हो गया ना। धातु जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सोडियम नहीं, सोडियम इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, सोडियम के बाद आती है पोटेशियम। ठीक है, और ध्यान रखना ग्रुप ए की जो धातु होती है वो अभिक्रियाशील, ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल का आयुपेशी नाम है, क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी। एथेनोइक अम्ल का नाम दे रखा है क्वेश्चन में, और वही पूछ रहा है। ठीक है, तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है?
यही है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्यों घटती है आई समझते हैं। देखो आवर्त सेम रहता है यानी कोस आपका सेम है, ठीक है, सेल सेम। तो बढ़ क्या रहा है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि जो आपके पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन उसी कक्ष में है, कक्ष तो सेम रहता है, यानी आवर्त वही कोश सेल तो सेम रहती है। तो क्या होता है, आपका चार्ज बढ़ जाता है पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है उन दोनों के बीच। ये आपके प्रोटॉन हो गए बीच में, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसी कोश में रह रहे हैं, दूर नहीं जा रहे हैं, कोश यही रह रहा है, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो रहा है, ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जा रहा है। अट्रैक्शन फोर्स जैसी बढ़ेगा तो पास पास चीज आएंगे, यानी जो परमाणु रेडियस है आपकी वो श्रिंक होती जा रही है। ओके, तो इसलिए घटती है। कॉपर सल्फेट विलयन में, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में जिंक की प्लेट यानी Zn को डुबोने पर जो अभिक्रिया होती है वह है क्या होती है। तो देखो Zn जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो Zn इसे विस्थापित कर देगा यानी ZnSO4 बना लेगा और ये Cu को बाहर निकाल के फेंक देगा। तो देखो कौन सी अभिक्रिया हुई है, आपकी विस्थापन होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का चालक है, जी ग्रेफाइट। ओके, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ लीजिए, ठीक है। और ये क्लासेस आपको अल्टरनेट डेज पर मिलेंगी, मतलब रेगुलर बेसिस पर नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ओवरऑल क्विज़ को डिज़ाइन करने में, उन्हें तैयार करने में, क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में, और आपको एक रिवीजन सीरीज वो तो डेली बेसिस पे मिलेगी, तो उसे बनाने में थोड़ा टाइम और वर्कलोड ज़्यादा हो गया, ठीक है। अभी हमारा एक एग्जाम्स बचा है तो उसकी प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा वो हार्ड वाला ही, तो उसके चलते आपको ये रेगुलर बेसिस पे हम इसे प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हमारे लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने बोला अल्टरनेट, अगर हमें टाइम मिल जाता है तो हम डेली कर देंगे, ठीक है, मतलब कंटिन्यू कर देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है उसमें करना, ठीक। तो जैसा भी है, क्योंकि हम चाहते हैं जो हम बोलें वो पूरा करें, इसलिए हमने अल्टरनेट ही बोला, ज़्यादा नहीं बोला, ठीक। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।